तुम मेरे हो पार्ट 58। शीतल दी और ताई जी को देखकर ना जाने क्यों सुप्रिया उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और वैसे ही सिर नीचे झुकाए दोनों को नमस्ते बोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। ताई जी सुप्रिया का कहना है कि शॉपिंग तो यही से भी हो सकती है, कपड़े ही तो लेने हैं आप सबको, वैभव बोला तो ताई जी जो सुप्रिया को ही देख रही थी, वैभव को देखकर तो ठीक है, तू ऐसा कर जो गिफ्ट्स देने हैं ना उनमें लड़की के परिवार वाले को तुम ना ये सब डिजाइन ड्रेस ही देना, और हाँ ये ध्यान रखना उसकी दादी जो है वो किस ड्रेस में सही लगेगी। ताई की बात सुनकर यहाँ वैभव और शीतल हंस रहे थे, वही सुप्रिया जो सिर झुकाए खड़ी थी वो खुद की बातों पर ही गुस्सा हो रही थी। चलो मुझे लड़की वालों के लिए अच्छे से कपड़े चाहिए, ताई जी बोली तो सुप्रिया अपना पर्स लेने चली गई। वही शीतल, वैभव और ताई जी उसे देखती ही रह गई। मम्मी इसने तो देखा भी नहीं हमें, शीतल बोली। कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगी, ताई जी बोली और शीतल के कंधे पर हाथ रख दिया। लो किरण भी आ गई, ताई जी बोली जब वो शीतल के साथ कार में बैठी थी। वही सुप्रिया आगे की सीट पर बैठने वाली थी। ताई जी की बात सुनकर सुप्रिया ने भी उस तरफ देखा जहां किरण वैभव के साथ बात कर रही थी, तो कुदरती ही सुप्रिया की आंखें छोटी हो गई और कार में बैठकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। शीतल दी और ताई जी तो दबी हुई हंसी हंस दी। वही ड्राइवर उसे देखने लगा। चले अब, सुप्रिया ने कहा तो ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। संभल कर रहना, उससे गुस्सा आ रहा है मैडम को, किरण वैभव से बोली तो वैभव मुस्कुरा दिया। चलो अब, वो बोला और दोनों कार में बैठकर चल दिए। सुप्रिया ने ताई जी और शीतल के साथ बहुत सारे कपड़े खरीदे। सब रिश्तेदारों के लिए दोपहर हो गई थी, चलो पहले कुछ खा ले, शीतल बोला। वो बच्चे को घर पर ही विभोर और उसके पापा के साथ छोड़कर आई थी तो आराम से थी। हाँ चलो बहुत भूख लगी है, ताई जी बोली। वैभव को फोन पर बता दो हम लोग लंच पर जा रहे हैं, वो भी आ जाए, ताई ने सुप्रिया से कहा। जी बोलकर सुप्रिया ने फोन निकाला और सर के नाम से सेव नंबर पर कॉल लगा दिया। वैभव और किरण कुछ खरीदने गए थे। सुप्रिया ना नंबर देखकर वैभव के चेहरे पर स्माइल आ गई। आज पहली बार उसने खुद फोन किया था। सर वो मैम बोल रही है कि हम रेस्टोरेंट में हैं, आप दोनों आ जाएं, बोलकर सुप्रिया ने फोन रख दिया। क्या बोल रही थी, किरण बोली। चलो लंच टाइम हो गया, वैभव बोला और दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। सुप्रिया सबके साथ ही खाना खा रही थी। वैसे बेटा आगे क्या सोचा है, ताई जी बोली तो सुप्रिया उनको देखने लगी। वैभव भी ये बात सुनकर देखने लगा। मतलब आगे क्या करना है, कबीर के कंपनी में काम करना है, जहाँ शादी के बाद वैभव के साथ ही काम करना है। शादी, सुप्रिया बोली। अरे वैभव की शादी हो, सुप्रिया बोली और खाना खाते हुए हाँ वो भाई के साथ सोच रही हूँ, सुप्रिया बोली। चलो अच्छा है, ताई जी बोली। उन चारों के चेहरे पर स्माइल थी। वही सुप्रिया उनको देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी तो उसने भी जबरदस्ती की स्माइल कर दी और सारा ध्यान खाने पर लगा दिया। अब गहने भी खरीद लें, बाकी का सामान कल ले लेंगे, वैसे भी अब शाम होने वाली है, ज्वेलरी ही ले लेते हैं, ताई जी बोली। ठीक है, वैभव बोला। तुम दोनों अब साथ ही रहना, समझे, ताई जी किरण और वैभव से बोली और शीतल के साथ बाहर चल दी। किरण वैभव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। वही सुप्रिया ने ड्राइवर को फोन करके सारा सामने गाड़ी में रखवाया और पहली वाली जगह पर ही बैठ गई तो ड्राइवर सीट पर वैभव को देखकर हैरान रह गई। वो किरण को जाना था तो ड्राइवर उसे छोड़ने गया है। वैभव बोला मैंने साथ रहने को बोला था, ताई जी बोली। उसे जरूरी काम था, वैभव बोला और गाड़ी चला दी। पर सुप्रिया कुछ नहीं बोली। वैभव ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये वाला सेट कैसा है, ताई जी शीतल से बातें कर रही थी। वही सुप्रिया एक तरफ बैठी अपने फोन को देख रही थी। जिस तरफ वो बैठी थी उसके ठीक पीछे वैभव भी फोन पर ही लगा था और उसका पूरा ध्यान सुप्रिया के फोन पर था। और फिर वो बात करते हुए ताई जी के पास आ गया।
वही सुप्रिया उस शॉप को देख रही थी और फिर अपने फोन को देखने लग जाती। सुप्रिया, ताई जी ने उसे आवाज दी तो सुप्रिया जल्दी से वहां चली गई। जी, सुप्रिया बोली, वो ये देखो कैसा रहेगा दुल्हन के लिए ताई जी, एक डायमंड का सेट उसे दिखाते हुए बोली। मैम, आप दुल्हन से ही पूछ लो। सुप्रिया झिझक कर बोली, उसी से तो पूछ रहे हैं। शीतल बोली, जो दूसरी तरफ कुछ देख रही थी। क्या सुप्रिया के मुंह से निकला, वो कह रही है कि तुम्हें पता होगा आजकल की लड़कियां क्या क्या खरीदती है, तो बस पूछ रही थे। ताई बोली, वही शीतल जो फ्लो में बोल गई थी। उसने ताई जी की तरफ तिरछी नजर से देखा तो ताई जी ने उसे आंखों से इशारा कर दिए। हाँ सुप्रिया, मैं भी यही कहना चाहती थी। और ये देखा, ये कितना प्यारा सेट है, किरण पर अच्छा लगेगा। शीतल दूसरी तरफ हाथ से इशारा करके बोली। तो सुप्रिया कुछ देर देखते रहने के बाद अगर मेरी मानो तो ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। सुप्रिया बोली, वाह, ये भी बहुत अच्छा है। शीतल बोली, और सुप्रिया को अपने पास बैठाकर चलो फिर और भी बताओ क्या क्या सही है। वो बोली तो सुप्रिया भी उनको बताने लग गई। रात को सुप्रिया थकी हारी घर आई तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। सबके साथ खाना खाया और सीधे अपने रूम में बेड पर लेट गई। थके होने की वजह से उसे नींद आ गई। सुप्रिया जैसे ही अपने रूम में गई तो सबने सांस ली और रुकमनी और देविका गेस्ट रूम में जाकर सब सामान पर नाम लगाने लगी जो गिफ्ट्स लड़के वालों के लिए थे। दिन बीत रहे थे और सुप्रिया अपने में और भी चुप सी होती जा रही थी। अब उसे खुद में ही समझ नहीं आ रहा था तो वो किसी से क्या बात करती। किरण के कपड़े सिलने के लिए दिए गए तब भी सुप्रिया साथ ही थी। वैभव ने उसे एक पल के लिए भी कहीं जाने नहीं दिया था। सुप्रिया में हो रहे चेंज को वो देख रहा था। चेहरे पर उदासी और आंखों का वैभव को देखकर झुकना, सब कुछ पर वैभव भी इंतजार में था कि सुप्रिया एक बार बोले। और अगर नहीं भी बोलती तो शादी तो उसी से होगी। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब वैभव को हल्दी लगनी थी। सब लोग तैयार होकर बैठे थे, बस सुप्रिया का ही इंतजार था। ये क्या सुप्रिया, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? देविका ने कहा जब सुप्रिया ऐसे ही रूम से बाहर आई। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है, आप जाओ, सुप्रिया बोली। पर सुप्रिया, चलो ना, मजा आएगा, वो बोली। प्लीज भाभी, सुप्रिया बोली। ठीक है, जैसा तुमको सही लगे, रौनक ने कहा और घर से बाहर चल दिए। ये क्या, अब ये नहीं आएगा तो हल्दी कैसे होगी? देविका बोली। पहुंच जाएगी, रौनक बोला। वही रुकमनी, रंजन और दादी पहले ही जा चुके थे तो देविका कार में बैठ गई। रेयान उसकी गोद में ही था और रौनक ने कार आगे बढ़ा दी। सुप्रिया ने सबके जाने के बाद दरवाजा बंद किया और अपने रूम में आ गई और बाथरूम में चली गई। कुछ आधे घंटे बाद वो नहाकर बाहर आई तो देखा कि उसका फोन बज रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया तो वो फोन वैभव का था। जी सर, सुप्रिया ने फोन उठाकर कहा। मैं शीतल हूँ, जल्दी आओ, यहाँ पर ना कुछ चीजें मिल नहीं रही है, तुमने ही रखी थी, और प्लीज जल्दी आना, मेरा बेटा बहुत रो रहा है। मम्मी जी भी कुछ समझ नहीं पा रही। तुमने सब कुछ हमारे साथ खरीदा है तो तुम्हें पता है तो जल्दी आना, बोलकर शीतल ने फोन कट कर दिया। सुप्रिया बस होलो होलो बोलती ही रह गई और फिर फोन को देखा जो कट गया था। वो वैसे ही खड़ी रह गई और फिर खुद को देखा जो अभी बाथरोब में ही थी। बालों पर भी टावर था जो उसे धुले थे। इतना समय भी नहीं था कि वो उनको ड्राई कर ले। जल्दी से सुप्रिया ने अलमारी खोली तो उसका ध्यान उस लहंगे पर गया जो उसने खरीदा था। जल्दी से सुप्रिया ने कपड़े बदले और बालों को ऐसे ही कल्चर से पीछे की तरफ बांध लिया और जल्दी से माथे पर छोटी सी लाल रंग की बिंदी लगा ली और अपनी पर्स संभालती हुई घर से बाहर आ गई। ड्राइवर तो पहले ही जा चुका था और तो खुद ही गाड़ी चलाने का सोचकर वो उसे तरफ बढ़ चली और कार में बैठकर वैभव के घर की तरफ चल दी। 1 घंटे बाद वो वैभव के घर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर हैरान सी रह गई। उस बड़े से घर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था।
पूरे गार्डन में येलो रंग के पर्दे लगे हुए थे और जहां पर हल्दी की रस्म होनी थी वहां पर भी येलो रंग के पर्दों और फूलों से बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुप्रिया उस बढ़े से गेट से अंदर आते हुए ये सब देख रही थी। वही वैभव भी उसे ही देख रहा था, जो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था और अब सुप्रिया के पीछे ही चल रहा था। सुप्रिया ने उस तरफ देखा और फिर सीधे अंदर की तरफ चल दी। यहाँ पर मेहमान बैठे थे, अभी रस्म शुरू नहीं हुई थी। तुम तो आराम करने वाली थी, देविका बोली। वो भाभी शीतल मैम, मतलब दी का फोन आया था, उन्हें काम था तो बस इसलिए, सुप्रिया बोली। तभी शीतल ने सुप्रिया को आवाज लगा दी, जल्दी आओ। वो बोली तो सुप्रिया सबको बाय बोलकर चली गई। वही कबीर, मेहर, रवि, विवेक सब जो उस समय वहीं पर बैठे थे, उनके चेहरों पर स्माइल आ गई। जल्दी करो और ये बताओ कि कौन सा गिफ्ट किसके लिए सही रहेगा, वो क्या है ना। मम्मी जी चाहती है आज भी कुछ गिफ्ट्स दिए जाए जो घर के जरूरी है, बस उनको, शीतल बोली और साथ ही बेड पर पड़े सामान को देखने लगी। आप बता दो कितने गिफ्ट्स पैक करने हैं, मैं उनको पैक कर देती हूँ। सुप्रिया अपना पर्स रखते हुए बोली। अरे वाह, तुम्हें तो देखा ही नहीं मैंने, कितनी प्यारी लग रही हो इस पीले रंग में। शीतल सुप्रिया को देखकर बोली। सुप्रिया के चेहरे पर स्माइल आ गई, कहीं नजर ना लग जाए बोलते हुए शीतल ने अपनी आंखों से काजल निकालकर सुप्रिया के कान के पीछे लगा दिया और फिर सामान को देखकर उसे बताने लग गई। तो सुप्रिया वही बैठकर उस सामान को पैक करने लगी। दीदी बाहर सब आपको बुला रहा है, एक लड़की अंदर आकर शीतल से बोली। सुप्रिया तुम करो, मैं आती हूँ, बोलकर शीतल चली गई। सुप्रिया वही बेड पर बैठकर वो सामान पैक करने लगी। तभी उसे कुछ गीतों की आवाज सुनाई देने लगी। तो सुप्रिया उठकर रूम में लगी उस खिड़की की तरफ चली गई। वहां से गार्डन का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और तो और वैभव यहाँ बैठा था, वो भी उसे देख रहा था क्योंकि वैभव का चेहरा उसी तरफ को था। सब लोग वैभव को हल्दी लगा रहे थे और वैभव खुशी खुशी ये सब करवा रहा था। सब आदमी लोग एक तरफ को खड़े थे, पर सुप्रिया की नजर तो वैभव के चेहरे पर ही टिक गई, जिस पर इस समय दुनिया की सारी खुशियां दिख रही थी। तभी सुप्रिया को चेहरे पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ। सुप्रिया ने हाथ लगाकर देखा तो वो हैरान रह गई थी और जल्दी से रूम में लगे शीशे के सामने आई तो देखा कि आंसू गालों पर आ गए थे। सुप्रिया ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की। तभी सुप्रिया को चेहरे पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ। सुप्रिया ने हाथ लगाकर देखा तो वो हैरान रह गई थी और जल्दी से रूम में लगे शीशे के सामने आई तो देखा कि आंसू गालों पर आ गए थे। सुप्रिया ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की कि तभी किसी के आने की आहट होने लगी। तो सुप्रिया जल्दी से बेड पर बैठकर अपना काम करने लगी। कुछ लड़कियां अंदर आई और वहां पर हल्दी की कटोरी रखकर जाने लगी। तभी उनकी नजर सुप्रिया पर चली गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उनमें से एक लड़की बोली। तो सुप्रिया उसे देखकर वो ये सब पैक कर रही थी। सुप्रिया सामान की तरफ इशारा करके बोली, ये सब तो होता रहेगा, हमें देखा, हम तो पूरे हल्दी में सने हैं और ये ब्यूटीफुल गर्ल को तो हल्दी लगी ही नहीं। दूसरी लड़की बोली। चलो फिर, पहली लड़की बोली और दोनों ने सुप्रिया के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उसके चेहरे पर हल्दी लगा दी। ये क्या, सुप्रिया बोलती ही रह गई और वो दोनों उसे खींचकर बाहर ले जाने लगी। अरे बात तो सुनो, सुप्रिया बोली। नहीं, अब तो हमारी बात सुनो, सब लोग बाहर है और ये अंदर, एक लड़की बोली। कुछ ही देर में सुप्रिया सबके सामने थी। वही वैभव अभी भी अपनी जगह पर ही बैठा था। अरे तुम कहाँ थी, ताई जी बोली। वो बस मैं अंदर थी, सुप्रिया अपने हाथों से चेहरे पर लगी हल्दी उतारते हुए बोलो। देखो मासी, हम सब यहाँ है और ये अकेली अंदर थी तो हम ले आए और हल्दी भी लगा दी। लड़की बोली जो सुप्रिया को लेकर आई थी। अच्छा किया, ताई जी बोली। सुप्रिया चलो जल्दी से वैभव को हल्दी लगा दो, ताई जी बोली। मैं पर क्यों, सुप्रिया बोलो। अरे बेटा,
लगा दो ना, वैसे भी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली, औरतों में से कोई बोला। लगा दे, रूही बोली। तो सुप्रिया सबको देखकर ठीक है बोली और वैभव के पास बैठकर उसे देख मुस्कुराई और हेल्दी की कटोरी में से हल्दी लेकर वैभव को लगा दी और उठ गई। वही वैभव उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। अब मैं उठ जाऊं? वैभव बोला तो ताई ने उसे उठने का बोल दिया, तो वैभव उठ गया और सबको देखकर, अब ये बताओ कि ये हल्दी जिससे मुझे नहलाया है उसका क्या करूं? वो बोला, करना क्या है, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां हैं और लड़के भी, किसी को भी लगा दे। शीतल बोली, ये सही है, वैभव बोला। सुप्रिया एक तरफ खड़ी होकर लहंगे को साफ कर रही थी। वही मेहर, मीनू, रूही, देविका दूर से उसे ही देख रही थी। भाभी हल्दी तो लग गई, अब ये सोचो मेहंदी कैसे लगेगी। देविका बोली, वो भी लग जाएगा, पर ये मुझे वैभव के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। रूही बोली, क्यों? मेहर बोलो, वो सामने देखो। रूही बोली, तो चारों ने सामने देखा। लो, इस बंदे को जर्रा भी सब्र नहीं है, बोल रहा था उसे तो हल्दी मैं ही लगाऊंगा। मीनू बोली, तो तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया। सामने ही वैभव भाग रहा था, उसके आगे एक लड़का भाग रहा था और उन दोनों के आगे सुप्रिया खड़ी थी जो खुद को साफ कर रही थी। कि तभी सुप्रिया ने सामने देखा वो लड़का जो सुप्रिया की तरफ ही भाग रहा था। उसे देखकर सुप्रिया तो वही जमसी गई कि अचानक ही वो लड़का एक तरफ हट गया और पीछे से आ रहा वैभव सुप्रिया से टकरा गया, जिससे सुप्रिया संभल नहीं पाई और गिर गई। लो हो गया। रूही बोली, तो उनके पीछे उन्हीं के पति खड़े देख रहे थे, तो चारों ने एक साथ ही गला साफ करने की एक्टिंग की। चारों लड़कियों ने उनको देखा। क्या यहाँ क्या हो रहा है? कबीर मेहर से बोला। कक कुछ नहीं, मेहर बोली। मीनू, क्या पक्का रही हो? रवि बोला। बिरयानी, मीनू उसे देखकर बोली। देविका ऐसे घुर घुर कर उस तरफ क्या देख रही हो? रौनक देविका से बोला। तो देविका उसे देखकर दांत निकालते लगी। विवेक रूही को ही देख रहा था, तो रूही उसे देखकर, पुलिस हर किसी पर शक करती हो, उसके बिना तो हमारा काम नहीं चलता, तो चिल मारो और रास्ता दो। रूही बोली और विवेक को एक तरफ करके चल दी। भाभी हम भी है, मेहर ने कहा। कबीर उसे ही देख रहा था, तो मेहर वहां से जाना चाहती थी। हम भी आए बोलकर देविका और मीनू जाने लगी। वही वैभव तो बस सुप्रिया के चेहरे को ही देख रहा था, जो इस समय उसके बहुत करीब था। गिरने के डर से सुप्रिया ने पहले ही आंखें बंद कर ली थी। जब उसे लगा कि उसे चोट नहीं आई, तो उसने आंखें खोल कर देखा, तो सामने ही वैभव को देखकर उसकी आंखों में हैरानी आ गई। सर आप? सुप्रिया बोली और उठने लगी कि वैभव के हाथ अपनी कमर पर महसूस होते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। सर? सुप्रिया फिर से बोली। ओ सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। वैभव जल्दी से बोला, तो सुप्रिया एक तरफ को हो गई। वैभव भी उठकर एक तरफ हो गया। वो बस सुप्रिया को ही देख रहा था। वही सुप्रिया उसे देखे बिना ही घर के अंदर चली गई। वैभव के चेहरा पर स्माइल आ गई। हल्दी तो लग ही गई, वो बोला और चल दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मेहर बोली। बाकी सब का भी कुछ यही रिएक्शन था, क्योंकि उनके पति आज कुछ तो सोच कर बैठे थे। पुलिस जी, ये जो आप शक करती हैं ना, शौक से करे, विवेक बोला। रूही ने स्माइल कर दी। देखो रवि, मैं मम्मी बनने वाली हूँ, मीनू बोली। और मैं अभी अभी मम्मी बनी हूँ, देविका रौनक को देखकर बोली। चारों लड़कों ने एक दूसरे को देखा और फिर सामने खड़ी अपनी अपनी वाली को देखकर हंसने लगे। भाभी मुझे ना लग रहा है, कुछ तो खुराफात चल रही है इनके दिमाग में। मेहर धीरे से बोली, तुम्हें लगता है? पक्का कुछ तो सोच कर आए हैं ये लोग। रूही बोली। पुलिस जी, आपका शक बिल्कुल सही है। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ करेंगे ही, विवेक बोला। और नहीं तो क्या, घर की हल्दी है और तुम चारों तो जैसे हल्दी के पास से भी नहीं गुजरी। रवि बोला।
और पता है ना हल्दी स्किन के लिए कितनी लाभकारी होती है, रौनक बोला। मेहर बस कबीर को ही देख रही थी कि अब वो क्या बोले। पर कबीर ने स्माइल कर दी जिसे मेहर ने बेचारा सा मुंह कर लिया। लगाएंगे आप, मेहर बोली तो कबीर ने हाँ कर दी। ठीक है, फिर मेहर बोली और चुपचाप खड़ी हो गई। वही बाकी के सब उनको देखने लगे। कबीर ने आगे बढ़कर बड़े ही प्यार से मेहर के गालों पर हल्दी लगा दी जो उसके हाथ में थी। ये दोनों आंखों से पढ़ लेते हैं एक दूसरे की बात को, रवि बोला। तो तुम्हारी तरह थोड़ी है कि बोलते रहो, मीनू बोली। पहले तू चुप कर, बोलकर रवि ने भी मीनू के चेहरे पर हल्दी लगा दी। तो मीनू का तो मुंह ही खुला रह गया। ये पुलिस खुद ही सिलेंडर करती है, रूही बोली तो विवेक ने उसे हल्दी लगा दी। मुझे पता है हल्दी स्किन के लिए अच्छी होती है, बोलकर देविका ने रौनक के हाथों को अपने गालों पर लगा लिया। रौनक तो देखता ही रह गया कि तभी उन चारों लड़कों पर हल्दी मिला पानी गिरने लगा। चारों लड़के हैरानी से देख रहे थे कि उतने में ही लड़कियों ने चारों लड़कों को धक्का दे दिया और वो चारों पीछे पड़े पानी के टब में गिर गए। आप भी तो सुखी सुखी हल्दी नहीं निकाल सकते ने, मेहर बोली। और चारों लड़कियां हंसती हुई वहां से चली गई। लो ये तो हमें ही चुना लगाकर चली गई, रवि बोली। नहीं, नहलाकर, रौनक बोला। और चारों एक दूसरे को देखने लगे। सुप्रिया अंदर आई तो उसने शीशे में खुद को देखा तो हैरान रह गई। उसके पूरे चेहरे पर और तो और कंधे और हाथों पर और भी हल्दी लग गई थी। शायद सर के टकराने से लग गई होगी, सुप्रिया बोली। और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने का सोचा कि तभी शीतल दी अंदर आ गई और सुप्रिया को कुछ और गिफ्ट्स देते हुए इन्हें भी पैक करने का बोली। ठीक है दी, बोलकर सुप्रिया वापस बैठकर काम करने लगी। शाम तक सुप्रिया उसी रूम में थी। जब सब घर जाने लगे तो देविका आकर उसे मिली। अब तो काम खत्म हो गया ना तुम्हारा? तो चले, देविका बोली। हाँ भाभी, बस हो गया, सुप्रिया एक गिफ्ट पैक करके बोली। अच्छा, मैं मुंह धोकर आती हूँ, सुप्रिया बोली। रहने दो, सब गाड़ी में बैठ गए हैं, चलो घर जाकर आराम से धो लेना, देविका बोली। तो सुप्रिया जल्दी से उसके साथ चल दी। वो तो कब का निकल गई होती पर कोई ना कोई उसे काम दे ही देता और वो इसी रूम में बैठी रही। सुप्रिया थकी हुई अपने रूम में आई और आते ही बाथरूम में चली गई। अच्छे से हल्दी को निकाला था उसने पर फिर भी कुछ निशान उसके चेहरे पर थे। उसने सिर झटका और आकर लेट गई। कुछ ही देर में उसका फोन बजने लगा। सुप्रिया ने फोन देखा तो शीतल दी का था। होलो दी, सुप्रिया बैठते हुए बोली। अरे सुप्रिया, हमने वो मेहंदी का सामान खरीदा था ना, वो कहाँ पर है? शीतल बोलो। वही सब उसके आसपास बैठे थे और वो मेहंदी का सामना एक थाली में उसी के आगे ही रखा था। दी, वो सामान ना रसोई में सबसे ऊपर वाली ड्रा में रखा था, सुप्रिया बोली। पर मजे नहीं मिला, शीतल दी बोली। ठीक है, आती हूँ, सुप्रिया बोली। अभी नहीं, अभी नहीं, सुबह आ जाना, दोपहर को डोट हल्दी और रात को संगीत है ना, शीतल बोली। ठीक है दी, सुप्रिया बोली और उसने फोन कट कर दिया और लेट गई। वही सब लोग बैठे हुए फोन को ही देख रहे थे। कितनी जल्दी से सुप्रिया ने फोन कट कर दिया। लगता ही बहुत थक गई वो, ताई जी बोली। और वैभव को देखकर तू भी थक गया होगा ना, सुप्रिया को हल्दी लगाने के चक्कर में जा सो जा, ताई जी बोली। तो वैभव झेप गया और जल्दी से उठकर चला गया। लो दूल्हे मियाँ तो शर्माने भी लगे। जीजू ने वैभव को छेड़ते हुए कहा तो सब हंस दिए। क्या कर रही हो तुम, कबीर मेहर से बोला। वो बस आई, मेहर बोली और क्रीम बाहों पर लगाते हुए आ गई। ये क्या कर रही हो तुम, कबीर बोला। कल मेहंदी है तो मैं यहाँ तक मेहंदी लगवाऊंगी, मेहर हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली। इतनी सारी मेहंदी क्यों, कबीर बोला। अपनी शादी में तो लगा नहीं पाई ना, इस बोलते हुए मेहर चुप कर गई और
कबीर को देख जो उसे ही देख रहा था, हम क्यों ना फिर से शादी कर ले। कबीर बोला। सच मेहर बोलो। बिल्कुल कबीर बोला। ठीक है, जब हमारी शादी को 25 साल हो जाएंगे ना तब करेंगे। मेहर खुशी से बोली। तो क्या मुझे 25 साल तुम्हारे साथ रहना होगा? कबीर हैरान होकर बोला। तो मेहर उसे घूरते हुए अभी बताती हूँ बोली और सराहना से उसे मारने लगी। वही कबीर ने भी दूसरा सराहना उठा लिया और खुद को बचाते हुए अरे मजाक कर रहा था मैं तो। वो बोला। तो मेहर उसे देखते हुए ठीक है बोली और लेट गई। अरे नाराज हो गई क्या? वो बोले। पर मेहर ने कोई जवाब नहीं दिया और कबीर भी बगल में ही ले गया। अगले दिन सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए। देविका ने तो एक बैग ही पैक कर रखा था। ये क्या कर रही हो? रौनक देविका से बोला। दिख नहीं रहा मेहंदी है और शाम को संगीत उस की तैयारी कर रही हूँ, देविका बोली। पर यार ये बैग क्यों? रौनक बोला। जनाब इसमें ना मेरा लहंगा है और अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रखनी है गाड़ी में, देविका बोली। पर यार सुप्रिया को डोट पता चल जाएगा, रौनक बोला। तो देविका उसके गालों को खींचते हुए अरे मेरे भोले राम, सुप्रिया तो 8 बजे ही चली गई थी। शीतल दी ने काम ही ऐसा करा था। हम लोग अब जा रहे हैं, देविका बोली। रौनक देविका को देखकर रेयान कहाँ है? वो बोल। दूसरी तरफ देखो, देविका बोली। तो रवि दरवाजे से लगकर खड़ा था। रेयान उसी के हाथ में था। रौनक को झटका लगा उसे देखकर। अरे तुझे चैन नहीं आता एक जगह पर टिककर? रौनक बोला। रवि मजे से रेयान को देखकर देखो बेटा, आपके पापा को बहुत जल्दी है आपके भाई बहन को इस दुनिया में लाने की है ना? रवि बोला। वो रेयान को देख रहा था। वही देविका उसकी बात सुन मुंह खोले उसे ही देख रही थी। तो रौनक उसे घुरते हुए तेरे होते हुए ऐसा हो सकता है क्या? वो बोला और उठकर रेयान को उसकी गोद से लेकर देविका को देखा तो देविका ने रेयान को ले लिया। रुक, तुझे तो अब बताता हूँ, रौनक बोला और रवि की तरफ बढ़ा। तो रवि जल्दी से रूम के बाहर आ गया। मम्मी कहाँ हो? रौनक जोर से बोला। क्या हो गया? रुकमनी आती हुई बोली। मम्मी इस रवि का घर में आना बंद करो। जब देखो मुंह उठाए चला आता है और सीधा रूम में वही मुंह लेकर आ जाता है। रौनक गुस्से से बोला। अब क्या किया इसने? कबीर बोला जो सोफे पर बैठा था। ये ना इसे ना इसकी। तो रौनक बोला और फिर से उसके पीछे भागने लगा। आखिर हुआ क्या? रुकमनी जी बोली। क्या चाची, बस में तो यही कहा था रेयान से कि उसके पापा को उसके भाई बहन लाने की बहुत जल्दी है। बस अब इसमें मैंने क्या गलती की? कुछ गलत कहा है क्या? रवि रुकमनी के पीछे आकर बोला। साले तेरी तो तू, रौनक बोला। उसने क्या गलत कहा? सही तो कह रहा है, दादी बोली। क्या दादी आप भी? रौनक उनके पास बैठकर बोला। रवि सुधर जा, मीनू को कहीं दूसरा रवि ना ढूंढना पड़ जाए। कबीर गुस्से से बोले। तो रौनक उसे देखकर तुझे क्या हुआ? वो बोला। ये घर में है तो सोच क्या क्या होता होगा। कबीर रौनक को देखकर बोला। क्या मतलब? रौनक हैरानी से बोला। वही रवि मजे से खाना खाने लगा। कबीर उसे देखकर इसकी वजह से ना मेहर ने मुझे रूम में नहीं आने दिया, कबीर बोला। मतलब? रौनक हैरानी से बोला। रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक होने लगी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो ये महाशय बाहर खड़े थे। मेहर कहा है? ये बोले। मैं डर गया इसकी आवाज़ से। मेहर तो सो रहो है, पर बात क्या है? मैंने कहा तो ये मेहर के पास आकर उसे उठाने लगा। मैं तो देखता ही रह गया, कबीर बोला और रात की बात में खो गया। मेहर उठो, रवि मेहर से बोली। सोने दो ना। मेहर बोली। अरे उठ जाओ मेहर, मैं रवि हूँ, रवि बोला। मेहर जो कबीर समझ रही थी उसने आंखें खोल कर देखा तो सामने रवि को देखकर वो डर से चीख पड़ी और उठकर बैठ गई। कबीर भी ये सब देख रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कबीर जी कहाँ है? मेहर बोली। तुम चलो उठो,
रवि ने मेहर की बाह पकड़कर उठाया। बात क्या है? मेहर भी अब डर गई। मीनू ठीक है ना? वो जल्दी से चप्पल पहनते हुए बोली। पर रवि कुछ नहीं बोला। कबीर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। दोनों हैरान थे कि रवि रूम में जाने की जगह रसोई की तरफ जा रहा था। जल्दी से कुछ बना दो, रवि बोले। तेरा दिमाग ठीक है ना? कबीर आगे आकर बोला। अरे यार, बहुत भूख लगी है, कुछ तो खिला दो, रवि बोला। कबीर मेहर दोनों उसे देखने लगी। मतलब मीनू को। रवि बोला, क्या खाना है उसे? मेहर जल्दी से बाल समेटती हुई बोली। कुछ भी बना दो, ब्रेड ऑमलेट ये सही रहेगा। और चाय बना देना, रवि बोला। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, मेहर बोली। मैं कुछ मदद करूँ? कबीर बोले। हाँ, आप फ्रिज से ब्रेड और अंडे ला दो, मेहर चाय का पानी चढ़ते हुए बोली। कबीर ने वैसा ही किया। कुछ 15-20 मिनट बाद दोनों रसोई से बाहर आए और रवि के पास आकर, लो मीनू को खिला दो, मेहर बोली। तो रवि ने वो ट्रे पकड़ ली और वही बैठकर खाने लगा। रवि, क्या कर रहे हो? मीनू को खाना है, कबीर बोला। वो तो घोड़े बेच कर सो रही है और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ खाया जाए। मुझे बनाना नहीं आता तो सोचा तुम दोनों किस काम आओगे, रवि खाते हुए बोला। मेहर ने गुस्से से कबीर को देखा। कबीर चुपचाप वही बैठ गया और मेहर रूम में चली गई। उसके बाद क्या हुआ? रौनक बोला। कुछ नहीं, बस 10 टेबल टूटे और सोफे उल्टे हुए, कबीर बोला। रौनक ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी मेहर ने रूम से बाहर निकाला होगा, रौनक बोला। ये सब इसी की वजह से हुआ। कबीर रवि को देख कर बोल। रवि मजे से खाना खा रहा था। मेहर, मीनू कहाँ है? रौनक बोला। रूही भाभी के घर गई है, आती ही होगी, कबीर बोला। वैसे यार, मेहर खाना अच्छा बनाती है, रवि बोला। तो कबीर ने गुस्से से कुछन उसकी तरफ फेंक दिए। मेहर, मीनू, रूही चारों तैयार होकर आई थी तो देविका भी तैयार ही थी। सब लोगों ने चलना सही समझा। सुप्रिया 9 बजे पहुंच गई थी वैभव के घर तो सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। ताई जी ने सुप्रिया को देखा तो उसे अपने पास बुला लिया। अच्छा बेटा, अभी तो सब सो रहे हैं, रात को देर तक बातें करते रहे थे, बाहर हलवाई लगे हैं, तब तक तुम कल के बच्चे हुए गिफ्ट पैक कर दो, ताई जी बोली। पर पहले मैं मेहंदी निकाल देती हूँ, सुप्रिया बोली। हाँ, निकाल दो, ताई जी बोली। और दोनों रसोई की तरफ चल दी। सुप्रिया ने टेबल रखा और उस पर चढ़कर थाल उतारने लगी। हो गया, सुप्रिया बोली और फिर रूम की तरफ जाने लगी। पर मैंने तो कल ही सब पैक कर दिया था, ज्यादा ही किया था, सुप्रिया रोक कर बोली। ताई जी उसे देखकर, अच्छा, मुझे नहीं पता था, वो बोलो। तो फिर मैं जाऊं? सुप्रिया अपना पर्स उठाते हुए बोली। नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? ताई जी जल्दी से बोली। जी, सुप्रिया उनको देखकर बोलो। मतलब के अभी तो फंक्शन होना है ना, इसलिए बोला, ताई जी बोली। पर मेरा काम तो खत्म, सुप्रिया बोली। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन उठाया तो ताई जी की देखकर, जरूरत कॉल है, वो बोलो। हाँ कर, बात बोलकर वो हाँ से चलो गई। क्या हुआ? सुप्रिया बोली। तुम शाम को तैयार रहना, हम दोनों निकल रहे हैं। हाँ पिंकी, मुझे पता है, शायद अभी थोड़ी देर में ही निकल जाओ यहाँ से, फिर हम लोग चलते हैं, सुप्रिया बोलो और फोन कट कर दिया। कहाँ जा रही हो? ताई जी बोली तो सुप्रिया हैरानी से उनको देखने लगी। नहीं, वो मैं और मेरी फ्रेंड है, बस घूमने जा रहे हैं, सुप्रिया बोली। बस यही पूछने को उसने फोन किया था, सुप्रिया ने कहा। पर कल शादी है, ताई जी बोलो। हाँ है, और 2 दिन फैशन हाउस भी बंद है, तो मैंने सोचा कि घूम आती हूँ, सुप्रिया बोली। तुम्हारे बिना शादी कैसे होगी? ताई जी बोली। सुप्रिया उनको देखने लगी। मतलब के सब तैयारियां तो तुमने की है, वो भी कम समय में, तो अब शादी के बाद चली जाना, ताई जी बोली।
नहीं, वो हमारे प्रोग्राम पहले से ही बना था, सुप्रिया बोली। चलो ठीक है, पर अभी मेरा एक काम कर दो गई, ताई जी बोली। हाँ बोलिए सुप्रिया, बोलो। वो वैभव अभी उठा नहीं है, और उठते ही उसे गर्म पानी चाहिए, क्या तुम दे आओगी? मैं कैसे जा सकती हूँ? सुप्रिया बोली। चल कर जाना है, और कैसे? ताई जी बोली। ले पानी, और हाँ, ऊपर पहला रूम उसका ही है। ताई जी जल्दी से पानी का गिलास उसे देते हुए बोली, और मुझे बहुत काम है बोलते हुए चली गई। सुप्रिया तो बस देखती ही रह गई। उसने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा, और जो दिखे वो अपने अपने काम में लगे थे। सुप्रिया ने गहरी सांस ली और ऊपर की तरफ चल दी। जैसे ही सुप्रिया ऊपर के रूम की तरफ जा रही थी, वैसे वैसे ही नीचे सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। वो सब पहले ही छिपे हुए थे। अब तो सब ने सुनाना का ये मैडम जा रही है, तो शादी किसकी होगी? शीतल बोली। विभोर कुछ सोचते हुए आइडिया वो बोला, और जीजू के देखकर इस बार आपका नंबर? विभोर बोला। बिल्कुल, जीजू ने कहा। तो विभोर सबके कुछ बताने लगा। अब ऐसा ही होगा, कबीर और सबको बता देते है, शीतल बोली। अब चलो, बाकी की प्लानिंग भी तो करनी है। जीजू विभोर को लेकर चल दिए। सुप्रिया जैसे ही रूम के सामने आकर रुकी, उसे एहसास हुआ कि दिल तो बीन ब्रेक ही धड़क रहा था। उस ने 2 बार गहरी सांस ली, बस बहुत हुआ, अब इन सब से दूर ही सही है। वो खुद से बोली और दरवाजे पर दस्तक दे दी, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। सुप्रिया ने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया, तो दरवाजा खोल गया। वैभव सच में सो रहा था। सुप्रिया रूम में आई और धीरे से पानी को बेड के साइड टेबल पर रखा, और 2 कदम पीछे हट गई। सर, आपका पानी रख दिए हैं, सुप्रिया बोली। पर वैभव तो सो रहा था। सर, सुप्रिया बोली। पानी रखने को कहा था ना, तो रख दिया। अब चलो, सुप्रिया खुद से बोली और बाहर आने लगी। तभी वैभव ने करवट ली के उसका हाथ पानी के गिलास को डोट लगा, और पूरा पानी गिर गया। सुप्रिया का तो मुंह खुला रह गया। वही वैभव गिलास के गिरने की आवाज से उठकर बैठ गया। सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप हाथ फैलाकर सोते हैं, सुप्रिया बोली। तो वैभव उसे देखकर वाट वो बोला। सुप्रिया को अंदाजा हुए कि वो क्या बोल गई, मतलब कि वो आप ऐसे सोते हैं, तो मैं पानी का गिलास नहीं रखती, सुप्रिया बोली। वैभव तो बस सुप्रिया के ही देखता रह गया। वो आज यहाँ पर उसके रूम में थी कि तभी उसे कुछ याद आया, और खड़े होकर जल्दी से सुप्रिया का हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर करते हुए, तुमको नहीं लगता कि एक लड़के के रूम में आना गलत बात है, वैभव? तो सुप्रिया आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखने लगी। सर, आपकी ताई जी ने कहा था, इसलिए आई थी मैं।